नमस्कार, मैं शिवनारायण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, डीवीएस कॉलेज कानपुर। और आज के हमारे व्याख्यान का विषय है आदिकाल का नामकरण। और ये जो व्याख्यान है ये बीए प्रथम सेमेस्टर तथा एमए प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों से संबंधित है। तो इसके पूर्व भी एक व्याख्यान इसी विषय पर हो चुका है, आदिकाल के नामकरण पर ही। और उस व्याख्यान में हमने आदिकाल के नामकरण के विषय में बात करते हुए अपभ्रंश काल, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नामकरण किया था, उस पर बात किया था। और धीरेन्द्र वर्मा जी ने भी अपभ्रंश काल ही नाम उचित ठहराया था आदिकाल का। तो इन विद्वानों द्वारा प्रस्तावित नामकरण अपभ्रंश काल नाम कितना उचित है, कितना उचित नहीं है, इस विषय पर बात की थी। और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि चूंकि अपभ्रंश जो शब्द है, ये शब्द या नामकरण अपभ्रंश भाषा के चलते आया है, और भाषागत आधार पर किया गया नामकरण उचित होता नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जो साहित्यिक प्रवृत्तियां होती हैं उनको आधारित कर ही नामकरण किए जाते हैं, तो वे नामकरण ज़्यादा उचित प्रतीत होते हैं, जैसे कि भक्ति काल या फिर रीतिकाल। तो इस तरह से इस विषय पर बात हो चुकी थी। इसके पश्चात हमने बात की थी बीज वपन काल नामकरण की, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की थी। और इसके पश्चात वीर गाथा काल, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तावित नामकरण था, इस विषय पर भी बात हुई थी। और कैसे रामचंद्र शुक्ल ने माना कि सिद्धनाथ जैनों द्वारा लिखा गया साहित्य जीवन की स्वाभाविक सरणियाँ और अनुभूतियों को समाहित नहीं करता है। इसके चलते वह साहित्य जिसे हम सिद्धनाथ जैन का साहित्य कहते हैं या आदिकाल का धार्मिक साहित्य कहते हैं, वह साहित्य की कोटि में ही नहीं आता है। और इस तरह से वीर गाथात्मकता ही मूल प्रवृत्ति है, मूल विशेषता है आदिकाल की। तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि यदि हम आदिकाल को वीर गाथा काल या हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक अवस्था का काल है उसे यदि वीर गाथा काल नाम दें तो वो बेहतर हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने कुछ रचनाओं को आधार बनाया था, जैसे कि विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमाण रासो। और उन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो रचनाएं हैं उनकी विषय वस्तु वीरता ही है, तो इसे हम वीर गाथा काल कह सकते हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना है। आज हम बात करेंगे इससे आगे की कि इसको और कुछ विद्वानों ने किन किन नामों से अभिहित किया है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं संधि काल और चारण काल की। तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और संधि काल तथा चारण काल, संधि एवं चारण काल भी इसे कह दिया जाता है, यह नामकरण किया था राम कुमार वर्मा ने। तो राम कुमार वर्मा, जो कि एक बड़े विद्वान हैं हिंदी साहित्य के, उन्होंने इसे इस तरह से रेखांकित किया कि यह संधि काल और चारण काल है। क्यों संधि काल और चारण काल कहा, ये हम इसी व्याख्यान में इसी विषय पर बात करते हैं। चूंकि यह प्रारंभिक अवस्था का काल है और इन्होंने संधि काल, चारण काल दो नामों से इसे इंगित किया है। तो दो नाम क्यों, तो उनका मानना है कि जो ये संधि है ये किस चीज़ की संधि है, इस विषय को मानते हैं। तो उनकी मानना यह है कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि कैसे वैदिक संस्कृत आती है, फिर वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा आती है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। तो अपभ्रंश भाषा के बाद अवहट्ट या पुरानी हिंदी आती है, जिससे फिर बाद में हिंदी या मानक हिंदी विकसित होती है। तो अपभ्रंश भाषा के पश्चात ही हिंदी भाषा अस्तित्व में आती है, ऐसा मानना रामकुमार वर्मा जी का भी है। तो उनका मानना है कि भाषा के विकास में अपभ्रंश से हुआ हिंदी भाषा के विकास, और अपभ्रंश एक पृथक भाषा के रूप में विकसित होने से पूर्व हिंदी भाषा एक ऐसी स्थिति भी रही होगी जब वह अपभ्रंश के प्रभावों से सर्वथा मुक्त न रही होगी। इनका कुल मिलाकर मानना यह है, जो संधि से तात्पर्य क्या है कि कोई भी एक अवस्था होती है, जैसे हम अगर इसको उदाहरण से समझें तो जब दिन होने वाला होता है, यानी सुबह होने वाली है, सूरज दिन का आरंभ होने वाला है और रात बीतने वाली है, यानी अभी रात खत्म भी नहीं हो गई है, दिन शुरू भी नहीं हो गया है, वो कौन सा समय है, संधि काल है। या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो जो एकदम बीत नहीं गया है लेकिन अभी वो आ भी नहीं गया है, तो वही जो संधि होती है जहाँ से किसी भी दो चीज़ों का मिलन होता है, दो चीज़ों जहाँ से एक चीज़ छूट जाती है दूसरी चीज़ शुरू होती है, वही संधि काल है। तो जहाँ से अपभ्रंश खत्म होने वाली है और हिंदी शुरू होने वाली है,
उसी समय को इन्होंने संधिकाल कहा है और इसीलिए इसका नामकरण संधिकाल रखा है। तो भाषा के आधार पर उन्होंने नामकरण किया है कि संधिकाल है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा का जो दौर है वो जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से आदिकाल शुरू होता है। लेकिन अब जो हिंदी भाषा शुरू हो रही है उसमें अभी अपभ्रंश का प्रभाव है, जैसे विभक्तियाँ, परसर्ग, कारक चिन्ह, इन सभी का इन सभी की जो प्रभाव है वो हिंदी भाषा में दिख जाता है, जबकि वो मूल प्रभाव किसका है? अपभ्रंश भाषा का। ऐसा राम कुमार वर्मा जी मानते हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये संधि काल है। और संधि किन दोनों का है? हिंदी भाषा और अपभ्रंश भाषा, इन दोनों की संधियों के आधार पर उन्होंने इसका नामकरण संधि काल किया है। अब बात करते हैं कि चारण काल क्यों कहा है। तो दरअसल चारण काल नाम रखने के पीछे एक वजह यह भी थी कि राम कुमार वर्मा संधि काल कहे, और चारण काल वीर गाथात्मकता जो प्रवृत्ति होती है उसमें चारण की प्रवृत्ति भी आ जाती है। और इसलिए कि चारण का मतलब होता है कि दरबारी कवियों द्वारा अपने राजा की प्रशंसा करना, एक तरह से कहिए कि झूठी प्रशंसा करना, कि राजा के लिए ये कहना कि आप चलते हैं तो धरती कांपने लगती है, या ढेर सारी ऐसी बातें, आपकी प्रशंसा, आपकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, अलग अलग राष्ट्रों तक फैली हुई है, चाहे ना ही हो। तो ये दरअसल जो बात होती है इसे कहते हैं चारण वृत्ति। और चारण वृत्ति या एक तरह से इसे चाटुकारिता भी कह सकते हैं। तो संधि काल यानी दोनों भाषाओं की संधि है, और चारण काल यानी इस समय में ऐसे तमाम सारे दरबारी कवि थे जो राजा की प्रशंसा करते थे, जिसे चारण वृत्ति कहते हैं, चारण काव्य लिखते थे। तो इस तरह से इसे संधि एवं चारण काल नामकरण किया गया है राम कुमार वर्मा द्वारा। आगे बात करते हैं, और आगे इस कड़ी में नामकरण आता है प्रारंभिक काल। तो प्रारंभिक काल नाम से ही जाहिर है, जहाँ से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है उसे हम प्रारंभिक काल कह सकते हैं। और मिस्र बंधुओं ने इसका नामकरण किया था प्रारंभिक काल। मिस्र बंधु 3 मिस्र भाई थे, उन्होंने ही इसका नामकरण कर दिया था, जिसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इन 3 भाइयों ने मिलकर के एक किताब भी लिखी थी मिस्र बंधु विनोद नाम से, उसी में उन्होंने इसका नामकरण प्रारंभिक काल किया, शुरुआती नामकरण का। और उन्होंने जो शुरुआती काल है जिसे हम आदिकाल कहते हैं, दरअसल उसकी समय सीमा इन्होंने अलग मानी है, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने 1050 संवत से 1375 संवत तक मानी थी। मिस्र बंधुओं ने उससे अलग उन्होंने माना कि 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक आदिकाल को या प्रारंभिक काल को मानना चाहिए। शुरुआती हिंदी साहित्य के काल का समय ये है। तो ये अपने अपने समय है। असल में इन्होंने मिस्र बंधुओं ने जो सिद्धनाथ जैन का साहित्य है उसे भी साहित्य की कोटि में रखा है, इसलिए इन्होंने 643 ईस्वी से माना है। जबकि जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने सरहपा, लुइपा और जितने भी उस तरह के धार्मिक साहित्य लिखने वाले कवि थे उनको साहित्य की कोटि से बाहर कर दिया है, तो इसीलिए उनका समय 1050 संवत हो जाता है। तो इस तरह से अब ये चूंकि नामकरण ठीक क्यों नहीं है, ये बात अगर हम कहें, प्रारंभिक काल बहुत साधारण सा नामकरण हो जाता है। मैंने पहले भी कहा कि नामकरण वही सही होता है जो उस काल की प्रवृत्ति को दर्शाए। सबसे अच्छा सुंदर उदाहरण है भक्ति काल। एक नाम से ही आप जाहिर कर सकते हैं कि इस काल में किस तरह की कविताएं या किस तरह का साहित्य लिखा गया है। जैसे कि भक्ति काल, जैसे कि छायावाद, जैसे कि प्रगतिवाद, नाम से ही जाहिर हो जाता है कि कैसा साहित्य रहा होगा। प्रारंभिक काल साहित्यिक प्रवृत्ति का पता ही नहीं चलता कि कैसी साहित्यिक प्रवृत्ति इस काल में रही होगी। तो इसीलिए ये नामकरण बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है और तर्कसंगत भी नहीं लगता है। तो इसीलिए हम इसको खारिज कर सकते हैं कि ये बहुत उचित नहीं है। हाँ, याद रखना पड़ेगा क्योंकि परीक्षाओं में यह भी पूछ लेता है कि मिस्र बंधुओं ने कौन सा नामकरण किया है प्रारंभिक काल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। या फिर लिखित परीक्षाओं में भी आपको कम से कम 4-5 नाम तो बताने ही पड़ेंगे कि आदिकाल के और क्या क्या नामकरण किए गए हैं। और अब हम बात करते हैं उस नामकरण की जिसका हमें इंतजार था, क्योंकि वो नामकरण है आदिकाल। आदिकाल का नामकरण आदिकाल किसने किया? क्योंकि हम इसे जानते आदिकाल के नाम से ही हैं, और इस आदिकाल का नामकरण किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यहाँ याद रखना है, जो हिंदी साहित्य में एक द्विवेदी युग आता है जिसका समय 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी है, वो नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी के आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आधार पर किया गया है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी अलग हैं और इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में ढेर सारा काम किया है, और विशेष रूप से कबीर को इन्होंने प्रतिष्ठित किया तुलसी और सूरदास जी के समान।
उससे पहले रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी और सूर तथा जायसी को ज़्यादा महत्व दिया था, जबकि कबीर को अधिक महत्व दिया नहीं था। और उन्होंने तो कबीर के बारे में ये भी कह दिया था कि कबीर मूलतः एक संत हैं, ठोक पीट कर कभी भी कह सकते हैं उन्हें। लेकिन यहाँ पर आदिकाल का नामकरण करने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि कबीर जैसा कवि 1000 साल में पैदा ही नहीं हुआ। तो बहरहाल इन्होंने नामकरण किया आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इस काल के साहित्य को अधिकांशतः संदिग्ध और अप्रामाणिक मानते हुए भी उसमें दो विशेषताओं को रेखांकित करते हैं। कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि इस काल का साहित्य संदिग्ध भी है और अप्रामाणिक भी बहुत सारा साहित्य है। कई बार हम ऐसे साहित्य भी पाते हैं जो बहुत बाद की पात्र हैं, ऐसा लगता है कि ये साहित्य बहुत बाद में लिखा गया होगा, इसका नामकरण कर दिया गया है कि ये इतना पुराना है। ऐसे साहित्य को अप्रामाणिक और संदिग्ध साहित्य कहते हैं। बहुत सारी रचनाओं के साथ ऐसी बातें कही गई हैं। पृथ्वीराज रासो, जो कि पहला महाकाव्य भी कहा जाता है, उसके साथ भी ऐसा ही है कि उसमें कई बार महाराणा प्रताप तक का जिक्र आ जाता है, जबकि महाराणा प्रताप का समय आदिकाल से बहुत बाद का है। या फिर महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान तो अलग अलग कालखंड के हैं, वो एक साथ कैसे हो सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो साहित्य होता है जिसमें साहित्य ऐतिहासिक तत्वों का बहुत अभाव होता है, उसे अप्रामाणिक और संदिग्ध साहित्य कहते हैं। इसी कोटि में बहुत सारे इस तरह के साहित्य आदिकालीन साहित्य हैं, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं। लेकिन वो जिस ओर रेखांकित करते हैं कि हमें दो विशेषताओं की ओर ध्यान देना चाहिए आदिकाल में, वो विशेषताएं क्या हैं? ताजगी और अपूर्व तेजस्विता। ये दो बातें उन्होंने जो कही हैं कि जो ये आदिकालीन साहित्य है, ये नवीन ताजगी, बिल्कुल नई तरह की ताजगी और अपूर्व तेजस्विता, इन दो चीज़ों से भरपूर है। इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम उन्होंने आदिकाल रखा है। अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन परंपरा निर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। कुल मिलाकर वे कहते हैं कि ये काल चाहे आदिम परंपरा का बोध कराता हो आदिकाल नामकरण, लेकिन दरअसल आदिकाल नाम यह बोध कराता है कि इस काल यहाँ से हिंदी साहित्य का एक तरह से पुनर्सृजन होता है। एक तरह से किसी चीज़ का ओरिजिन यहाँ से हम मान सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसा ही मिलता जुलता नाम बीज वपन भी था, लेकिन विद्वानों के बीच आदिकाल का नामकरण ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत हुआ, चूँकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ से साहित्य शुरू होता है, बल्कि यह भी कि यह परंपरा से भी जुड़ा हुआ साहित्य। उन्होंने अपनी भूमिका में भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था। इसीलिए आदिकाल नामकरण यहाँ पर मान लिया गया कि यह सर्व उचित है। जितने नामकरण अभी तक बताए गए उन नामकरणों में सबसे अधिक उचित यही है। और इसके लिए उन्होंने कुछ आगे भी बातें बताई कि और इस प्रकार वास्तव में आदिकाल नाम का प्रारंभ का बोधक नहीं होकर परंपरा के विकास का ही सूचक है। क्योंकि परंपरा कौन सी विकसित होती आ रही है? जो संस्कृत की परंपरा थी, पाली प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरा थी, उन सभी परंपराओं का विकास हमें हिंदी साहित्य के आदिकाल में दिखाई देता है। आदिकाल ये हिंदी साहित्य का है, शुरुआती काल हिंदी साहित्य का है, भारतीय साहित्य का शुरुआती काल नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो पाली भाषा में रची जाती थी, प्राकृत भाषा में रची जाती थी, अपभ्रंश भाषा में रची जाती थी, जो कि आदिकाल से पहले की थी। तो ये प्रारंभ का भी सूचक है, लेकिन प्रारंभ से ज़्यादा परंपरा के विकास का सूचक है। इसीलिए ये बीज वपन काल से थोड़ा अलग है, हटकर है। इस नाम से 7वीं 8वीं शताब्दी के बौद्ध सिद्ध नाथ योगियों के वीर गाथा काव्यों और अब्दुल रहमान विद्यापति तथा खुसरो को एक सूत्रता में समेटा जा सकता है। क्योंकि इसके पहले जो भी नामकरण थे, जैसे मान लीजिए वीर गाथा काल, उसमें फिर सिद्धनाथ योगियों का साहित्य नहीं आ पाएगा। क्योंकि सिद्धनाथ योगियों का जो साहित्य है वो दरअसल वीर गाथा के अंतर्गत आ ही नहीं सकता, क्योंकि बौद्धों ने कोई वीरता का ग्रंथ लिखा नहीं है, सिद्धों ने कोई ऐसा ग्रंथ लिखा नहीं है, नाथ योगियों ने, जैन कवियों ने इस तरह के कोई ग्रंथ नहीं लिखे जिसमें वीरता की बातें हों। तो ये जो नामकरण है, इसमें विद्यापति ने भी कोई बहुत ज़्यादा वीरता की रचनाएं नहीं लिखी हैं, खुसरो ने भी लगभग कम रचनाएं लिखी हैं, अब्दुल रहमान ने भी प्रेम काव्य लिखे हैं। तो जो वीर गाथात्मकता की रचनाएं हैं वो तो वीर गाथा काल में हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो रचनाएं हैं उनको भी इस काल के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है।
इसके पश्चात जो कुछ फुटकर कवि आते हैं जो किसी भी एक सूत्रता में नहीं बन सकते हैं, उनको भी इस काल के अंतर्गत रखा जा सकता है, इस नामकरण में उनको भी समाहित किया जा सकता है। आदिकाल नाम में हिंदी काव्य रूपों एवं भाषा के अंकुरित होने का भाव भी आ जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा की शुरुआत यहीं से होती है और जो नए नए तरह के काव्य रूप हैं, नए नए तरह के शिल्प हैं, उनका भी एक तरह से अंकुरण यहीं पर होता है। तो ये दोनों तरह के परंपरा का विकास और साथ ही साथ आदिकालीन जो नवीनता है, उन दोनों का बोधक भी हो सकता है यह नाम। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यही नाम उपयुक्त है और अधिकांश विद्वानों द्वारा भी आदिकाल नाम ही मान्य है। तो कुल मिलाकर इस व्याख्यान का निष्कर्ष यही है कि हिंदी साहित्य की जो प्रारंभिक अवस्था है उसे हम आदिकाल के नाम से पुकार सकते हैं और यह नामकरण दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हालांकि इसके पूर्व भी कई सारे नामकरण किए गए, जैसे कि प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं द्वारा, संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा द्वारा, वीरगाथा काल नामकरण किया गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। हालांकि एक बात यहाँ पर याद रखने की है कि वीरगाथा काल के साथ साथ रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल भी नाम दिया था। ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की टेक्निक अपनाई थी। उन्होंने हर कालखंड को दो दो नाम किए थे। तो इसीलिए जब हम कहते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल ने भी आदिकाल नामकरण किया था, लेकिन उन्होंने जोर दिया था वीरगाथा काल पर, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल ही नामकरण किया। तो इसीलिए यह नामकरण उनके नाम से चल पड़ा, अन्यथा रामचंद्र शुक्ल ने उनसे भी पूर्व वीरगाथा काल तथा आदिकाल ये दो नामकरण उसके कर चुके थे। बहरहाल हमें इतना याद रखना है कि वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अतिरिक्त बीज वपन काल नाम रखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और अपभ्रंश काल नाम दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा धीरेन्द्र वर्मा ने। तो आज का यह व्याख्यान यहीं पर खत्म होता है। आदिकाल के नामकरण पर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इस नामकरण से और इस नामकरण के पीछे के तर्कों से पूरी तरह से परिचित हो चुके होंगे। धन्यवाद।